अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। 1.2 में हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या कुछ हमारे पास जो है ना रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड करना है। देखिए कि सबसे पहले इसके अंदर जो बताया गया कि कह रहा है कि नीचे दिए गए जो मैट्रिक्स हैं इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है, इनकी पहचान करनी है यूनिट मैट्रिक की। इसके बाद आगे क्या है, रो मैट्रिक्स की। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स की और नल मैट्रिक्स की। तो ये मैट्रिक्स हैं जिनकी हमने क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, इनकी इनकी हमने शनाख्त करनी है। अब आते हैं हम यूनिट मैट्रिक कौन सा होता है। यूनिट मैट्रिक ऐसा मैट्रिक है जिसके डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या होंगी, आपके पास 1 1 होंगी। डायगोनल मीन जो आपके पास वत्री होंगी, यानी कि ये आपके पास जो अगर आपके पास ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो ये जो एंट्रीज होंगी ना, ये वाली, ये क्या होंगी आपके पास, ये डायगोनल एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो डायगोनल एंट्रीज हमेशा क्या हो, 1 1 हो, और इसके अलावा जो एंट्रीज हैं वो सारी क्या हो, 0 हो। डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए इसके अंदर, 1 1 हो, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। यूनिट मीन होता ही क्या है आपके पास, 1 है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाता है आपके पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन से होंगे, अगर आपके पास कोई मैट्रिक है उसके अंदर आपके पास जस्ट क्या होगी, अगर 1 रो होगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, मीन कि वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद इसी तरह अगर आपके पास किसी मैट्रिक में क्या है, जस्ट 1 कॉलम है तो वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। और नल मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स वो होगा जिसमें ऑल एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या प्रॉपर्टी रखती है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे a इज़ इक्वल टू है आपके पास, a इज़ इक्वल टू 1 0 0 1, ये आपके पास वैल्यूज, सॉरी यहाँ पे है, ये आपके पास है a की वैल्यूज़ आपके पास क्या हैं, सारी 0 0 हैं। ठीक है, तो देखिए ऑल एंट्रीज क्या हैं इसकी, 0 है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये मैट्रिक आपके पास ये नल मैट्रिक कहलाएगा। ऑल एंट्रीज क्या हैं इसकी, 0 है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, नल मैट्रिक या 0 मैट्रिक कहेंगे। तो ये क्या होगा आपके पास, a इज़ इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये नल मैट्रिक होगा। क्या कहलाएगा ये, नल मैट्रिक। ठीक है, ये होगा। अच्छा, इसके बाद आगे क्या b है, तो b में देखें हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, b इज़ इक्वल टू आपके पास यहाँ पे है 2 3 एंड 4। अब इसके अंदर देखना है आपने कि अगर तो आपके पास रो 1 है तो आपने कॉलम्स को नहीं देखना, अगर आपके पास कॉलम 1 है तो रोज़ को नहीं देखना। तो अब आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, रो तो एक ही है लेकिन कॉलम्स 3 है। तो आपने रो को देख लिया तो जस्ट क्या है आपके पास, ये रो कॉलम होगा। अगर एक रो होगी, कॉलम जितने मर्जी भी हैं, तो वो आपके पास रो मैट्रिक ही कहलाएगा। अगर आपके पास कॉलम एक है, रोज़ जितनी मर्जी हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसके आपने क्या देखना है कि रोज़ को देखना है, तो एक ही रो है आपके पास, तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा रो मैट्रिक। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे आपके पास सी की वैल्यू है। तो सी क्या है आपके पास, यहाँ पे सी आपके पास है 4 0 6। अब देखें इसके अंदर तो आपने रो को देख लिया था, अब इसके अंदर आपने क्या देखना है, देखो रोज़ तो आपके पास 1 2 3 है, तो रोज़ को छोड़ दो। तो अब क्या करना है, अपने कॉलम को देखना है। तो कॉलम आपके पास कितने, एक ही कॉलम है आपके पास, तो लिहाजा ये मैट्रिक जो होगा ये क्या होगा आपके पास, ये होगा कॉलम मैट्रिक होगा। ठीक है, ये आपके पास है कॉलम मैट्रिक। अच्छा, इसके बाद आगे आपके पास आ गया डी। तो डी में देखें क्या आपके पास वैल्यूज़ हैं, डी इज़ इक्वल टू आपके पास है 1 0 0 1, ये आपके पास डी की वैल्यूज़ हैं। अब देखें मैंने आपको जैसे कि ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बताया है कि जब आपके पास डायगोनल एंट्रीज़ क्या होंगी, 1 1 होंगी, और इसके अलावा जो डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो आपके पास 0 होंगी, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो यूनिट मैट्रिक कहलाएगा। मीन कि उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक कहलाएंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक कहेंगे उसे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये डायगोनल एंट्रीज इसकी 1 1 है, तो लिहाजा क्या लिखेंगे इसे हम, यूनिट मैट्रिक। ठीक है,
इसके बाद डी के बाद आगे क्या आ जाता है आपके पास, ई है। तो ई देखें आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आपके पास है ई इज़ इक्वल टू यहाँ पे है 0। तो आपने पढ़ा है कि जब आपके पास ऑल एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी, तो आपके पास क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक कहलाएगा। तो इसके अंदर एक ही एंट्री है, वो एंट्री क्या आपके पास 0 है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये नल मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपके पास, नल मैट्रिक। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम एफ़ की तरफ। तो एफ़ हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास है 5 6 7। तो इसके अंदर आपने देखना है कि रोज़ तो आपके पास ज़्यादा है, यानी कि एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है। 5 अलग रो में है, 6 अलग रो में, और एक 7 जो है आपके पास क्या है, अलग रो में है। तो आपने देखना है यहाँ पे कि आपके पास रोज़ तो 3 बन रही हैं, जबकि कॉलम आपके पास क्या है, एक ही है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, रो मैट्रिक नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ये कॉलम मैट्रिक। ठीक है, तो देख अच्छा, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। हमने क्या करना है, नीचे दिए गए मैट्रिक्स में से आइडेंटिफाई करना है, किसको, स्क्वायर मैट्रिक को, रेक्टेंगुलर मैट्रिक को, इसके बाद आगे क्या है, रो मैट्रिक्स को, इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स को, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और इसके बाद नल मैट्रिक्स को। ये तो आप पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, रो मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है ये आपके पास जो फर्स्ट में आपने देखा था, क्या देखा था, यूनिट मैट्रिक जो देखा था। यूनिट मैट्रिक और आइडेंटिटी मैट्रिक आपके पास क्या है, सेम ही है आपके पास वैल्यूज़। आइडेंटिटी जो है यूनिट मैट्रिक का दूसरा नेम है आपके पास। ठीक है, इसके बाद नल मैट्रिक्स हैं, ये आपने पहले क्वेश्चन में आपने देखे थे। अब नई चीज़ इस क्वेश्चन में क्या आपके पास, एक स्क्वायर मैट्रिक और एक आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। तो स्क्वायर मैट्रिक कौन से मैट्रिक्स होंगे, वो मैट्रिक्स जिनके रोज और कॉलम्स की तादाद क्या होगी, सेम होगी। तो आपके पास कौन से मैट्रिक बनेंगे, वो आपके पास बनेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगे। अब आपके पास अगर रोज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है आपके पास, तो आपके पास क्या बनेंगे, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर जो आपके पास है, सेम रोज और कॉलम्स नहीं होंगे रेक्टेंगुलर में। स्क्वायर में क्या होंगे आपके पास, रोज और कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, पहले में आपके पास ये कह रहा है कि यहाँ पे देखना है आपने -8, इसके बाद दूसरा है 2 7 12, इसके बाद है 0 एंड 4। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखना है कि रोज़ जो हैं एक से ज़्यादा हैं, एक रो ऊपर वाली एक रो नीचे वाली है, तो ये रो मैट्रिक तो बन नहीं सकता। इसके बाद आपके पास कॉलम्स भी क्या हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक भी नहीं बन सकता। ऑल एंट्री 0 भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या है आपके पास, नल मैट्रिक भी नहीं बन सकता, यूनिट मैट्रिक भी नहीं बन सकता। तो लिहाजा ये दो जो आपके पास नहीं थे, या स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। तो स्क्वायर में आपके पास क्या था, रोज और कॉलम्स का सेम होना ज़रूरी था स्क्वायर में। तो यहाँ पे आपके पास एक रो ऊपर है, एक रो नीचे है, दो बन गई हैं। जबकि कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है, यानी कि रोज और कॉलम सेम नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक बनेगा आपके पास, ये बनेगा रेक्टेंगुलर। ये क्या बनेगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आगे आ गया दूसरा हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड में आपके पास ये लिखा हुआ है, ये आपके पास है यहाँ पे 3 0 एंड 1। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हमारे पास एक ही कॉलम है। मैंने बताया था अगर आपके पास एक कॉलम हो तो आपने रोज़ को नहीं काउंट करना। तो यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो लिहाजा ये आपके पास कौन सा बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास कॉलम मैट्रिक। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है हमारे पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्या आपके पास यहाँ पे है, 6 3 -4 -2। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब इसकी देखना है आपने, 1 2 रोज़ हैं और कॉलम्स क्या हैं, 1 एंड 2। 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। जब रोज़ और कॉलम्स क्या होंगे आपके पास, सेम होंगे, तो वो कौन सा मैट्रिक बनेगा आपके पास, वो बनेगा स्क्वायर मैट्रिक। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक होगा। अच्छा, इसके बाद अब आ गया आपके पास फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में देखें आपके पास क्या है यहाँ पे,
1 0 0 एंड 1, ये आपके पास है। देखिए कि डायगोनल की या आप डायगोनल एंट्रीज आपके पास 1 1 है। तो मैंने जो पहले क्वेश्चन में किया है तो 1 1 एंट्रीज डायगोनल में होने की वजह से क्या था, ये यूनिट मैट्रिक था। यूनिट मैट्रिक का जो दूसरा नेम है वो क्या आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक है। तो लिहाजा हम इसे यूनिट मैट्रिक भी लिख सकते हैं और इसे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक भी लिख सकते हैं। जो आपका दिल करे वही आप लिख लें। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, यूनिट मैट्रिक लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 हमारे पास क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपने देखना है कि रोज़ क्या है आपके पास, 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं आपके पास, 1 एंड 2। रोज़ और कॉलम सेम नहीं है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर। जब रोज़ और कॉलम सेम ना हो तो वो आपके पास रेक्टेंगुलर होगा, अगर सेम होंगे तो वो क्या बनेगा आपके पास, वो स्क्वायर मैट्रिक बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखना है कि 6 में क्या आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास है 3 10 और -1। ठीक है, ये आपके पास है। इसके अंदर आपने देखना है कि क्या चीज़ है यहाँ पे। देखिए इसके अंदर जस्ट आपने एक रो को देखना है, रो एक ही है तो लिहाजा ये आपके पास क्या बनेगा, रो मैट्रिक बनेगा। बाकी सबको आपने क्या कर देना है, बाकी सबको छोड़ देना है, इनके कॉलम्स को छोड़ देना है। तो लिहाजा आपने एक रो को ही देखना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, रो मैट्रिक। इसके बाद आगे क्या आपके पास 7th वाला क्वेश्चन है। 7th वाले में क्या कह रहा है आपके पास, ये कह रहा है कि 1 0 0, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो लिहाजा देखें आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास जस्ट एक ही कॉलम है, एक ही क्या आपके पास कॉलम है। तो लिहाजा आपके पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉलम मैट्रिक्स। क्या बनेगा, कॉलम मैट्रिक। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, वो आपको दे रहा है वैल्यूज़ 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, ये आपके पास वैल्यूज़ दी हैं इसने। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पे रोज़ और कॉलम सेम हैं। 1 2 3 3 रोज़ हैं इसकी और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 3 कॉलम्स है। तो लिहाजा रोज़ और कॉलम सेम होने की वजह से ये मैट्रिक कौन सा बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक बनेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट है ये इसका पार्ट। तो लास्ट में क्या कह रहा है वो, ये आपके पास दिए हैं इसने वैल्यू 0 0 0 0, ऑल वैल्यूज़ क्या हैं इसकी, 0 हैं। जब आपके पास ऑल एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, नल मैट्रिक आएगा, क्योंकि आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ ही क्या हैं, 0 हैं। तो लिहाजा हम इसे क्या कहेंगे, नल मैट्रिक कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में वो पूछ रहा है आपसे, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट। देखिए यहाँ पे यूनिट के साथ उसने ब्रैकेट में लिखा है आइडेंटिटी, मीन के यूनिट का दूसरा नेम आपके पास क्या है, आइडेंटिटी यूनिट भी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डायगोनल एंड मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद स्केलर मैट्रिक को आइडेंटिफाई करना है और यूनिट मैट्रिक को आइडेंटिफाई करना है। तो अब यहाँ पे जो है इन तीनों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इन तीनों की पहचान मैं आपको बता दूं कि डायगोनल कौन से होते हैं, स्केलर कौन से होते हैं, यूनिट कौन से होते हैं। यूनिट को तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बता चुका हूँ कि उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, आपके पास 1 1 होंगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो यूनिट मैट्रिक या आइडेंटिटी मैट्रिक कहलाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हैं, 1 1 के अलावा सेम वैल्यूज़ आ जाती हैं, मीन के हों 1 के अलावा लेकिन हों सेम, तो वो क्या आपके पास होगी, वो होगी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होंगी। क्या होगी आपके पास, वो स्केलर मैट्रिक। अगर आपके पास ये डायगोनल एंट्रीज 1 1 है तो क्या होगा आपके पास, यूनिट मैट्रिक। अगर 1 1 के अलावा हैं वैल्यूज सेम लेकिन 1 के अलावा हैं, जैसे ये 4 4 है तो ये 4 और 4 क्या कहलाएगा आपके पास, स्केलर मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है, अगर सेम नहीं होंगी, जैसे यहाँ पे कुछ
फोर की 4 है तो यहाँ पे कुछ और है, 4 की जगह पे 2 3 कुछ आ जाता है, तो आपके पास क्या बनेंगी, वो डायगोनल बनेंगी। तो अब मैं ओवरऑल जर्नली तौर पे इसको बता देता हूँ कि सिंपली तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, अगर सेम वैल्यूज़ होंगी तो वो क्या कहलाएगी, वन के अलावा सेम अगर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास स्केलर मैट्रिक होंगी। अगर वन वन होंगे तो आपके पास वो क्या कहलाएंगे आपके पास, वो कहलाएगी आपके पास यूनिट मैट्रिक। अगर सेम नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, वो डायगोनल एंट्री कहलाएगी या डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 4 0 0 क्या होगा 4। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है 4004 है, तो इसकी ये डायगोनल एंट्रीज तो सेम है ना आपकी, तो ये क्या कहलाएंगी, वन वन नहीं है। वन वन होता तो वो आपके पास क्या बन जाता, वो यूनिट मैट्रिक बन जाता है। जबकि यहाँ पे वन वन की जगह पे 4 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्केलर मैट्रिक बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, स्केलर मैट्रिक। अच्छा, इसके बाद बी आपके पास क्या है, बी में देखें क्या कह रहा है वो, बी इज इक्वल टू आपके पास है 2 0 0 -1। तो ये है, देखिए इसकी डायगोनल एंट्री सेम नहीं है। सेम ना होने की वजह से ये कौन सा मैट्रिक बनेगा, ये डायगोनल मैट्रिक बनेगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक। अच्छा, इसके बाद सी है, तो सी में देखें आपके पास क्या कह रहा है वो, 1 0 0 1। इसकी देखिए डायगोनल एंट्रीज क्या हैं आपके पास, 1 1 है, तो लिहाजा जब आपके पास 1 1 हो तो वो क्या कहलाता है आपके पास, वो कहलाता है आपके पास यूनिट मैट्रिक। क्या कहलाता है वो, यूनिट मैट्रिक। इसके बाद डी है, तो डी में देखें क्या आपके पास है, ये आपके पास आ गया 3 0 0 0। तो देखिए इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, सेम नहीं है, एक 3 है एक 0 है, तो लिहाजा ये सेम ना होने की वजह से क्या बनेगा, ये डायगोनल मैट्रिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद डी के बाद आ गया आपके पास क्या आ गया, ई आ गया। तो ई में देखें आपके पास क्या है, यहाँ पे 5 -3 0 0 1 +1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए मैंने 1.1 में भी आपको बताया था कि अगर आपके पास क्या आ जाता है, मैट्रिक्स में प्लस या माइनस का साइन आ जाता है, तो पहले आपने क्या करना है, प्लस या माइनस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर देखना है कि मैट्रिक का ऑर्डर क्या है आपके पास। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, आगे 0 है, फिर आपके पास क्या 0 है, 1 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आता है, 2 आता है। तो अब ये आपके पास आंसर आ गया ई का। तो अब देखिए इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये डायगोनल एंट्रीज सेम है, सेम 1 के अलावा सेम है। अगर 1 के अलावा 1 होता तो वो क्या बन जाता है, यूनिट मैट्रिक बन जाता है। अब 1 नहीं है तो आपके पास हैं वैल्यूज सेम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये स्केलर मैट्रिक बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास, स्केलर मैट्रिक। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन। वो कह रहा है कि आपने नेगेटिव फाइंड करना है ए बी सी डी और ई मैट्रिक्स का, जबकि आपके पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ई दिया हुआ है। देखिए कि यहाँ पे आपके पास क्या वर्ड यूज़ हुआ है, नेगेटिव का वर्ड यूज़ हुआ है। तो नेगेटिव किसे कहते हैं, जो आपके पास साइन दिए हुए हैं उसके ऑपोजिट साइन आप अगर आप लगाते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, नेगेटिव। यानी कि मनफी काला इसके आपने फाइंड करने हैं, मनफी जो यहाँ पे दिया हुआ होगा उसके ऑपोजिट जब आपके पास मैट्रिक आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, वो नेगेटिव मैट्रिक कहलाएगा। जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके ऑपोजिट साइन के साथ जब आपके पास मैट्रिक आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो नेगेटिव मैट्रिक कहलाता है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि नेगेटिव की जो आपके पास मैट्रिक्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। देखिए जब अगर आपके पास यहाँ पे ए दिया हुआ तो जैसे ये आपके पास ए है, ए इज़ इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ आपका 1 0 -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा आपके पास, यहाँ पे बन जाएगा -a। क्या होगा, -a। तो ये माइनस का जो साइन है ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव की वजह से सारे साइन क्या होंगे आपके पास, चेंज होंगे। तो जैसे यहाँ पे -a से पहले माइनस का साइन लगाया, यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस का साइन लगा लोगे, आगे a की जगह पे a की वैल्यू लिखोगे 1 0 और -1। ठीक है, ये आपके पास आ गया।
तो अब इस माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन क्या करोगे आप, चेंज करोगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -1, इसके बाद 0, 0 न्यूट्रल वैल्यू, इसके साथ कोई साइन नहीं आता। अब यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका नेगेटिव ए आ गया, यानी कि ए का जो है आपके पास नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये ए की वैल्यू आपके पास सॉल्व हो गई है। अब देखिए आपके पास क्या आता है, यहाँ पे बी आ रहा है, बी। तो बी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3, 2, -1 और इसके बाद क्या है 1 है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ये यहाँ पे लाइन लगा लेते ताकि आपको याद रहे कि ये अलग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपके पास ये बी है, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, -b लिखेंगे। तो -b की वजह से यहाँ पे आप माइनस लगा के इस ब्रैकेट को ऐसे ही आप लिख लोगे, -1 इसके बाद 1, ये आ गया। ठीक है, इस माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन क्या करोगे आप, चेंज कर लोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, -2, आगे माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। इससे आगे देखते हैं अब आपके पास क्या है, बी से आगे क्या आपके पास सी आ गया है। तो सी को भी ऐसे ही करना है आपने। अब यहाँ पे आपके पास है 2, 6, 3, 2, ये आपके पास है। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, -c लगाओगे आप। तो इसके बाद माइनस का साइन लगा के आगे वैल्यूज़ को आपने एज इट इज़ नीचे उतारना है, 6, 2, ये आ गया। इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन क्या होंगे, सारे चेंज होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, -2, -6, -3 और -2। ठीक है, समझ आ गई आपको। यहाँ पे आपने याद रखना है कि नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या करना है, जो आपके पास साइन दिए हुए हैं उन सब साइन को आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद सी के बाद आगे क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो डी आपके पास यहाँ पे क्या है, -3, -4, इसके बाद आगे क्या आपके पास 2 है, फिर आप आगे आपके पास क्या है 5। ठीक है, तो इसका क्या करना है आपने, -d इज इक्वल टू माइनस का साइन लगाओ, आगे ब्रैकेट लगा लो, -3, -4, इसके बाद 2, 5। ठीक है, ये आ गया। अब इस माइनस की वजह से सारे साइन आप क्या करोगे, चेंज। ये माइनस +3 में चेंज हो जाएगा, तो -4 किस में चेंज होगा, +4 में चेंज हो जाएगा। आगे माइनस में चेंज हो जाएगा आपके पास, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे -2 आ जाएगा। आगे यहाँ पे क्या आएगा, -5। सारे साइन चेंज हो गए। ये जो चेंज थे, ये जो साइन थे, इसके ऑपोजिट साइन आपने यहाँ पे लगा लिए। अब यहाँ पे लास्ट आपके पास कौन सा क्वेश्चन रह गया, वो यहीं पे कर लेते हैं। लास्ट आपके पास क्वेश्चन रह गया आपके पास ई वाला। तो ई आपके पाज क्या दिया उसने, ई इज़ इक्वल टू यहाँ पे दिया इसने 1, 2, -5 और 3। ये आपके पास ई की वैल्यू दी है। इसका नेगेटिव आप कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले लिखना है -e। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का साइन लगा के आगे ब्रैकेट लगाओगे, 1, 2, -5 और आगे क्या आएगा 3। ये आपके पास आ गया है। तो अब आपने क्या करना है, इसके साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1, -2, इसके बाद ये आ जाएगा +5 और ये आएगा -3। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे -3, तो यहाँ पे -b लिख दो। तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपोज फाइंड करना है नीचे दिए गए मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज कहते हैं किसे हैं, ट्रांसपोज कहते हैं रोज़ को कॉलम में चेंज करना और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना है। जब हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है। इसको जो हमारे पास जो ट्रांसपोज है, इसका जो हमारे पास जो इसको रिप्रेजेंट जो हम करते हैं वो स्मॉल टी के साथ करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये है, ए इज़ इक्वल टू हमारे पास है 0, 1, -2 है ये आपके पास। तो ये आपके पास ए की वैल्यू है। तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, तो ये आपके पास ए टी लिखोगे, ये ए टी। ठीक है, अब जो आपके पास ये कॉलम दिया हुआ है, इसको आपने रो में चेंज कर देना है। रो कॉलम में क्या लिखा हुआ आपके पास, 0, 1, -2 लिखा हुआ है, इसको एक रो बना देंगे आप। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 1, -2। तो ये आपके पास क्या बन गया, इसका ट्रांसपोज बन गया। ए के ऊपर छोटा सा आपने क्या लिखना है, टी लिखना है। ये टी जो है ये ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टी की वजह से ये रो जो कॉलम जो थी किस में चेंज हो गई है, रो में चेंज हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड आपके पास है बी,
बी इज़ इक्वल टू क्या है आपके पास 5 1, इसके बाद आगे क्या है 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज आपने फाइंड करना है। ट्रांसपोज में क्या करना है, ये आपके पास रो दिए हुए, इसको आपने कॉलम में चेंज कर देना है। तो क्या आएगा यहाँ पे 5 1 एंड 6, ये आपके पास इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, सी वाला। तो सी देखते हैं। तो सी हमारे पास जो है वो है सी इज़ इक्वल टू 1 2 3, इसके बाद है 2 -1 एंड 0। ये आपके पास वैल्यू दी हुई है। इसका ट्रांसपोज सी के ऊपर आपने टी लिखना है। तो इज़ इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ये देखिए आपके पास एक कॉलम था 1 2 3, इसको आपने एक रो बना देना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे आपके पास, सबसे पहले लिखा जाएगा 1 2 एंड 3, ये कॉलम बन गया। रो किस में, कॉलम किस में चेंज हो गया, ये रो में चेंज हो गया आपके पास। अच्छा, इसके बाद ये एक कॉलम आपके पास है, तो ये इसको भी आपने किस में चेंज कर देना है, रो में चेंज कर देना है। तो ये क्या बनेगा 2 -1 और ये 0। ठीक है, ये आपके पास ऐसे क्या था, कॉलम था। कॉलम में सबसे पहले आपके पास 2 था, फिर -1 था, फिर 0 था। कॉलम को आपने किस में चेंज कर दिया, रो में। रो में सबसे पहले क्या आपके पास आया, यहाँ पे आपके पास आ गया 2, और बाद में इसके बाद क्या आया -1 और फिर 0। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, सी के बाद आगे आपके पास क्या है, यहाँ पे डी आ गया। क्या आ गया, डी। तो डी में देखिए आपके पास क्या है वैल्यूज़, 2 3 0 एंड 5, ये आपके पास आ गया है। तो अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ पे टी लिखोगे डी पे। तो अब क्या करना है आपने, इस कॉलम को चेंज कर देना एक रो में। तो ये क्या बनेगा 2 0, और इस कॉलम को आपने दूसरी रो में चेंज कर देना 3 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट देखिए कौन सा आपके पास क्वेश्चन है। डी के बाद आगे ई है। तो ई में देखें क्या करना है आपने, ई इज़ इक्वल टू 2 3 -4 एंड 5, ये आपके पास आ गया। तो इसका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। तो ई के ऊपर आपने स्मॉल टी लिखना है, इज़ इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, अब इस कॉलम को आपने रो में चेंज कर देना है। तो क्या आएगा यहाँ पे 2 -4, और इस कॉलम को भी आपने क्या कर देना है, यहाँ पे रो में चेंज कर देना 3 5। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये इसी का ही अभी एक पार्ट रहता है, एफ़। तो एफ़ आपके पास क्या है यहाँ पे, एफ़ इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके पास आ गया। इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए एफ़ पे हम क्या लगाएंगे, स्मॉल टी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ इस कॉलम को आपने चेंज करना है रो में, 1 3 आ जाएगा आपके पास, और ये कॉलम किस में चेंज होगा, 2 4 में। ठीक है, तो ये आपका क्या था, आंसर था। ये आपने क्या फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 5 में, ट्रांसपोज को। तो इससे आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वेरीफाई डैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू दी है आपको, बी इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू दी है, देन ए ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज, यानी कि ए का डबल ट्रांसपोज आपने जो है ना वो ए के इक्वल, ये वेरीफाई करना है कि ए का डबल ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और बी का डबल ट्रांसपोज आपके पास बी के इक्वल है। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन आपके पास, तो इन दोनों को आप अलग अलग करोगे। सबसे पहले हम करते हैं ए ट्रांसपोज, ए के डबल ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज, और फिर इसके बाद आपके पास क्या है, ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये चीज़ आपने पहले फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है ए का ट्रांसपोज। क्या आ रहा है, पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो ए का ट्रांसपोज आपके पास क्या होगा, आपने ए की वैल्यू जो आपके पास दी हुई है इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, लेट करते हैं, आपके पास यहाँ पे लेट नहीं सॉरी, यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है। ए आपके पास क्या दिया है यहाँ पे, 1 2 0 एंड 1। तो ए का ट्रांसपोज क्या बनेगा, यानी कि इसकी ये कॉलम जो है इसको आपने रो में चेंज कर देना। तो क्या है यहाँ पे 1 0, इसके बाद ये कॉलम है इसको आपने रो में चेंज कर देना है 2 1। तो ये आपके पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब अगेन आपने इसका जो आंसर, ये आपका ट्रांसपोज है, इसका अगेन आपने ट्रांसपोज लेना है। ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप ले रहे हो। ठीक है, तो जो इसका आंसर था इसका ही आपने ट्रांसपोज लेना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज आपने लेना है।
तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस रो को इस कॉलम को आपने क्या कर देना है, रो में चेंज कर देना है, और इस कॉलम को अगेन आपने क्या कर देना है, कॉलम में चेंज कर देना है। सॉरी, ये कॉलम है, कॉलम को रो में चेंज कर देना है। ठीक है, तो देखिए कि जब आपने डबल ट्रांसपोज लिया तो देखिए कि ये आंसर और ये आंसर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये दोनों आंसर सेम हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड, या अगर लेफ्ट हैंड साइड आप नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे लिख लो ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि ए का डबल ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि बी का डबल ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो वो आपके पास बी के इक्वल आता है। ठीक है, इसकी भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब देखो बी ट्रांसपोज है आपके पास, पहले आपने बी ट्रांसपोज को फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू है क्या आपके पास, यहाँ पे बी की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो ये आपके पास है 1 1 2 एंड 0, ये आपके पास आ गई है। तो इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे, ये कॉलम को आपने किस में चेंज कर देना, रो में। तो ये क्या बन जाएगा 1 एंड 2। ठीक है, इसके बाद ये कॉलम है, इसको भी रो में चेंज कर देना है 1 0। ये आपके पास आ गया बी का ट्रांसपोज। अब आपने इसका जो यानी कि बी ट्रांसपोज का जो आंसर आ चुका है, इसका अगेन आपने ट्रांसपोज लेना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे बी ट्रांसपोज, और इसके ऊपर आपने अगेन ट्रांसपोज लिखना है। तो इसका ट्रांसपोज जब आप लोगे, ये रो किस में, ये कॉलम किस में चेंज होगा आपके पास, रो में, और ये कॉलम भी आपके पास रो में चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम है ना आपके पास। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, थस प्रूव्ड, प्रूव्ड आपके पास क्या प्रूव्ड हुआ है यहाँ पे, ये हुआ है बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यानी कि बी का जब हम डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, बी आ जाता है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।